अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना नकवी। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सवर्दी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब की और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। इसके अलावा इमरान खान की बहन का एक इंटरव्यू है जिसमें मार्का हक़ के हवाले से उन्होंने पाक फ़ौज के हवाले से कुछ कहा है, उस पर भी बात करेंगे। आपके सामने वो इंटरव्यू भी रखेंगे। जबकि साथ ही साथ वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम के हवाले से भी, जिन्होंने ओगरा की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन किया जाएगा, रोज़ की बुनियाद पर ये जो कीमतें हैं वो तब्दील होंगी। आवाम इससे खुश कितने हैं और कितने नाखुश हैं, उस हवाले से भी हम आपके सामने एक सेगमेंट रखेंगे। मुजम्मिल साहब, सबसे पहले टेलीफोनिक रब्ता और ईरान और अमेरिका कशीदगी के हवाले से सूरत हाल तो हम हर गुजरते दिन के साथ देख रहे हैं कि मजीद कशीदा होती नजर आ रही है। कैसे इनको कूल डाउन किया जाएगा? देखिए, आज कुवैत पर सबसे ज़्यादा हमले हैं। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब को फ़ोन आया है और उन्होंने कहा है कि जो MOU साइन हुआ है उस पर अमल होना चाहिए। और जो है, देखिए, आज कुवैत पेट्रोलियम के ऑयल फील्ड्स पर हमले हुए हैं और कुवैत के वाटर डिस्टिलेशन प्लांट्स पर हमले हुए हैं 2। कुवैत 90% अपना पानी जो है वो इन प्लांट्स से लेता है। अगर वहाँ इन प्लांट्स को पे हमले होने शुरू हो जाएं तो कुवैत में तो पानी ख़त्म हो जाएगा, बल्कि पूरे अरब ममालिक में ख़त्म हो जाएगा। तो आज कुवैत बहुत अंडर अटैक रहा ईरान की जानिब से। कुवैत पर बहुत हमले किए गए। सबसे बड़ी बात है कि उनके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए हैं। ईरान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अमेरिका ने हमले किए हैं और जवाब में ईरान ने कुवैत के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से तो नजर आ रहा है कि एग्रेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कुवैत बहुत अंडर थ्रेट रहा आज। और उसके बाद मेरा ख्याल है कुवैत ने एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी शुरू की है कि वो सब मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा से, दुनिया से रब्ता कर रहे हैं कि हमारे साथ, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ईरान हमले कर रहा है। तो कुवैत के वज़ीर ख़ारजा का इसहाक़ डार से बात हुई है। लेकिन उसके अलावा रॉयटर्स की भी एक स्टोरी है जी। रॉयटर्स की स्टोरी ये है कि कुवैत और पाकिस्तान एक डिफेंस डील पर काम कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ये सच है झूठ है, ये रॉयटर्स की खबर है कि कुवैत और पाकिस्तान एक डिफेंस डील पर आपस में काम कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, जो पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसी डिफेंस डील। यूजुअली रॉयटर्स की खबरें गलत तो होती नहीं है, पता हो भी जाती हैं, कोई हो भी जाती हैं। ऐसे हमें किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए यहाँ बैठकर खबरों के हवाले से, नहीं, ऐसा सर्टिफिकेट नहीं जारी करना चाहिए। वो लोग फिर कल उनकी गलत खबरें हमारे टैग करना शुरू कर देंगे। हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि रॉयटर्स की खबर यह है कि पाकिस्तान और कुवैत आपस में एक डिफेंस डील पर काम कर रहे हैं, जैसा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की डिफेंस डील है। अब आज कुवैत के वज़ीर ख़ारजा और इसहाक़ डार साहब की भी बात हुई है। अब पाकिस्तान और कुवैत आगे चल के क्या कोई ताउन करना चाहते हैं? उसमें दिफाई ताउन है, माली ताउन है, माशी ताउन है, ह्यूमन रिसोर्स का ताउन है, क्या ताउन है, मिलिट्री ताउन है, स्ट्रेटेजिक। उस खबर में तो ये भी है कि जैसे हमारा एक स्क्वाड्रन JF-17 का जो है वो सऊदी अरब में है, कुवैत चाहता है कि कुवैत में भी हो। लेकिन हम क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या हमारी सऊदी अरब वाली डील इससे ख़राब होगी? नहीं होगी। लेकिन पहले बहुत सुना जा रहा था कि कतर और पाकिस्तान अब डिफेंस डील में जाएंगे, लेकिन अब बात आ रही है कि कुवैत और पाकिस्तान डिफेंस डील में जाएंगे। और साथ साथ ये खबरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरब एक ट्राइलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट में जा रही हैं, जो इन तीनों मुल्कों का एक दिफाई मुआहदा होगा। तो इस वक्त दुनिया में या अरब ममालिक में डिफेंस डील्स के हवाले से बहुत सारी खबरें हैं। एक तरफ ईरान अमेरिका जंग चल रही है, दूसरी तरफ अरबों को ये बात समझ आ गई है कि अमेरिका के अलावा भी उन्हें अपने डिफेंस पार्टनर्स की ज़रूरत है। कुवैत को भी ये बात समझ आई है, कतर को भी ये बात समझ आई है, सऊदी अरब सब समझ रहे हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ही पाकिस्तान सऊदी अरब डिफेंस डील की वजह से है। और आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब पे बहुत कम ईरान जो है वो अटैक कर रहा है और कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे तो UAE पे भी अब कम कर रहा है, अब UAE पे भी कम कर रहा है, लेकिन कुवैत बहरीन पर बहुत ज़्यादा इस वक्त ऑनस्लॉट नज़र आ रहा है, बहरीन और कुवैत के ऊपर। उसमें कुवैत पर आज सबसे ज़्यादा उनके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी कुवैत पेट्रोलियम की ऑयल फील्ड्स पर हमले किए गए हैं, उनकी ऑयल स्टोरेज पर हमले किए गए हैं। तो उसके बाद कुवैत के वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान इसहाक़ डार साहब की बात हुई है और उसमें MOU और सीज़ फायर के हवाले से बात हुई है। लेकिन दूसरी तरफ हम अगले सेगमेंट में चिश्ती साहब से बात करेंगे। तो 3 दिन का एक अल्टीमेटम भी आया है मुश्तबा खामनाई का, ईरान के पास ऑप्शन है कि ईरान कर क्या सकता है। मुजम्मिल साहब, नौरीन नियाज़ी साहिबा का जो क्लिप है सोशल मीडिया पर इस टाइम मौजूद है, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उसमें मार्का हक़ के हवाले से और पाक फ़ौज के हवाले से उन्होंने कुछ कहा है, कुछ इल्ज़ामात हैं। ये आपको लगता है कि ये जो फरमा रही हैं इसके बाद इनको इसका खुमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है?
देखिए मेरा नहीं ख्याल को खमियाजा भुगतने की ऐसी ज़रूरत है। उनकी बात की मेरा समझ है पाकिस्तान का कोई भी शहरी उसके ऊपर यकीन करने को तैयार नहीं। देखिए वो ये कह रही हैं कि मार्का हक जो था वो पाकिस्तान और मोदी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान एक फ़िक्स मैच था। दोनों जाली सी जंग लड़े थे। अच्छा ठीक है ना। तो अब टेक्निकल बात ये है कि अगर वो जाली जंग थी तो उसमें 7 हमने उनके जहाज़ गिरा दिए जिनमें 6 राफेल थे। इतनी महंगी जाली जंग कौन लड़ता है? जिसके बाद हमने उनके एक S-400 तबाह कर दिया। इतनी महंगी जाली जंग मोदी हमारे साथ क्यों लड़ेगा जिसमें उसके राफेल भी गिरा दें, उसका S-400 भी तबाह कर दें और उसकी एयरफील्ड्स एयर स्ट्रिप्स पर भी हमले करें। जवाब में वो हम पर ब्रह्मोस मिसाइल मार रहा हो, उसके ब्रह्मोस मिसाइल हमारे पाकिस्तान में आ रहे हों और हमारे जो अल-फतह मिसाइल हैं वो इंडिया की तरफ जा रहे हों, पर लाहौर की सड़कों पे और शहरी इलाकों में उनके ड्रोन्स फिर रहे थे, हमारे ड्रोन्स दिल्ली के ऊपर फिर रहे थे। ये जाली जंग थी। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इजराइल को तस्लीम करने पर आमादा करने की एक वसी तर कोशिश का ये हिस्सा भी था। अच्छा, मतलब वो ये कह रही हैं कि इजराइल को तस्लीम कराने के लिए उन्होंने मोदी को कहा कि अपने 6 जहाज़ भी गिरा ले, अपनी S-400 भी तबाह करा ले ताकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक हीरो बन जाए और पाकिस्तान हीरो बन जाए तो फिर वो इजराइल को तस्लीम कर लेगा। कैसी पैथेटिक बात है, कौन इस पर यकीन करेगा? मैंने इसीलिए कहा कि ये जो नॉन पॉलिटिकल ख़वातीन हैं, ये घरेलू ख़वातीन हैं, इन्हें ना पाकिस्तान की सियासत का कोई पता है ना आलमी सियासत का कोई पता है। उन्हें उनकी अपने भाई से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको इस किस्म के स्ट्रेटिजिक मामला, दिफाई मामला, कौमी मामला पर नहीं बात करनी चाहिए क्योंकि उन्हें पता ही कख नहीं है। उनका नॉलेज सिफर है, उनका IQ सिफर है, उनका लिटरेसी रेट सिफर है। वो सिंपल अपने भाई के लिए बात करें तो ठीक है, इस तरह की बात करके वो कौम से अपना मजाक बनवा रही हैं। वो जो थोड़ी बहुत हमदर्दी है वो भी निकल जाएगी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जब वो कहेंगी कि वो मोदी के साथ खड़ी हुई नजर आएंगी, वो इस वीडियो में भारत की तारीफ़ कर रही हैं कि वो इतना बड़ा मुल्क है, आप वो चाहता तो पाकिस्तान को सबक सिखा सकता था। तो जब आपकी हमदर्दियाँ मोदी के साथ नज़र आएंगी तो फिर पाकिस्तान की आवाम के साथ तो आपकी हमदर्दियाँ नहीं नज़र आ रही, फिर पाकिस्तान के साथ तो आपकी हमदर्दियाँ नहीं नज़र आ रही। अफसोसनाक इंटरव्यू है नौरीन नियाज़ी साहब का। मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताऊं, वो क्या कहते हैं, घर को आग लगी घर के चिराग से। ये बानी PTI की सियासत को जितना नुकसान उनकी बहनों ने पहुँचाया है किसी ने नहीं पहुँचाया, जितना अलीमा खान ने, नौरीन खान ने पिछले 1-1.5 साल में इमरान खान की सियासत को नुकसान पहुँचाया है। आप देखें पूरी PTI इनसे तौबा करती है, पूरी PTI इनसे तंग है। उनकी बहनों से? हाँ, वो कहते जान छुड़ा दियो साड़ी अल्लाह दे वास्ते इनसे किसी भी तरह। आप मेरी बात समझे ना, पूरी कोर कमेटी इनसे तंग है। उनका सियासत से तो ताल्लुक ही नहीं है दूर दूर तक। अच्छा, और क्या परेशानी हो सकती है मैक्सिमम, क्या थ्रेट्स? हाँ, सारी सियासत ही उनके पास है, वो पार्टी को चलने ही नहीं दे रही। बैरिस्टर गौहर की क्या हैसियत है, अलीमा खान क्या की मोहब्बत में जाती हैं, ये तो आप कौन कहता है भाई की, वो सिर्फ वहाँ अपनी सियासत करने जाती हैं। बुशरा बीबी की फैमिली जो है ना, वो बुशरा बीबी से मोहब्बत में जाती है और मिल के आ जाती है। ये मिलने नहीं जाती, ये सिर्फ अपनी सियासत चमकाने जाती है। ये अपनी लीडरशिप, ये मुलाकात करने ही नहीं जाती। पहुंचती शाम 4:30 बजे हैं, वो सिर्फ अपना शो लगाने जाती हैं। जिन्होंने मुलाकात करनी होती है वो सुबह 9 बजे पहुंचते हैं, ये शाम 5 बजे पहुंच के सिर्फ प्रेस टॉक करने जाती हैं, इशू बनाने जाती हैं। बहरहाल मेरा ख्याल है बहुत अफसोसनाक इंटरव्यू है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। मेरा ख्याल है मार्का हक तक तो पूरी कौम जो है ना वो मुत्तफिक है कि पाकिस्तान को फतह हुई और आलमी दुनिया भी मुत्तफिक है। अब डोनाल्ड ट्रंप से लेके दुनिया के सारे ममालिक ये मानते हैं कि पाकिस्तान जीता है। पाकिस्तान की फतह के ही जो समरात हैं वो पाकिस्तान को मिले। ये ईरान अमेरिका डील में सालिस के आज तक उसे सेलिब्रेट कर रहा है, नो डाउट। नहीं, हमें जो सालिस का रोल मिला वो भी इसीलिए मिला कि हमने जीता हुआ था। मेरा ख्याल है इनकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है और इनकी जहालत पे जितना अफसोस किया जाए वो कम है। मुज़म्मिल साहब, ओगरा की बेसिकली ऑर्डर्स हैं ये पाकिस्तान वज़ीर पेट्रोलियम की तरफ से ही कि पाकिस्तान में डीज़ल अभी जो फ़िलहाल सूरत हाल है 31 और पेट्रोल जो है 5.44 रुपये महंगा हो गया है और कीमत रोज़ाना की बुनियाद पर तय करने का ये तकलीफ दे फैसला किया गया है। आखिर क्यों किया गया है? मेरे ख्याल में ये बहुत ही नामुनासिब वक्त था इस फैसले का। जंग का समा है, पेट्रोल की कीमतें ऊपर जा रही हैं,
गवर्नमेंट को इस वक्त बोझ बर्दाश्त करना चाहिए था पब्लिक का। अब जैसे पहले आपने सब्सिडी दी थी, इस वक्त सब्सिडी देनी या साथ जब तक जंग ख़त्म ना हो जाती, अमन ना हो जाता, पेट्रोल की कीमतें वापस अपनी जगह पर ना आ जाती, तब तक ऐसे रेगुलेटरी फैसले नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस हैं। मैं ये ठीक है कि लोग कहेंगे कि भारत में ऐसा है, दुनिया के कितने ममालिक में ऐसा है, हमें डी रेगुलेट कर देना चाहिए ऑयल को, मार्केट में इसको खुला छोड़ देना चाहिए, गवर्नमेंट को इस पर कंट्रोल ख़त्म कर देना चाहिए। ये सब दलाइल अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये वक्त मुनासिब नहीं है इस किस्म के काम का। क्राइसिस का वक्त है, ये क्राइसिस के वक्त में हुकूमत को अवाम के साथ बोझ बांटना है, जैसे पहले 40 दिन की लड़ाई में आपने बोझ बांटा। ये वक्त नहीं था ये फैसला करने का, मेरे ख्याल में इट्स नॉट द राइट टाइम। लेकिन आप रोज़ाना पेट्रोल की कीमत आप चेंज करेंगे, इस वक्त मार्केट फ्लक्चुएशन इतनी है कि आप रोज़ाना बढ़ाएंगे, इस वक्त कम तो होनी नहीं। मार्केट अगर सस्टेन हो रही हो, एक रेट पे खड़ी रहे, तो पेट्रोल की कीमतें रोज चेंज भी हो रही हो तो वो चेंज नहीं हो रही होती, क्योंकि मार्केट स्टेबल होती है जी। आज तो मार्केट स्टेबल नहीं है, रोज नया रेट है, रोज नया है। मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि दिस इज़ नॉट द बेस्ट टाइम टू डू इट। और मेरा ये भी ख्याल है कि आप देखें ना जी, रोज़ क्या किराए बढ़ेंगे, रोज़ जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ेंगे। अब आप मेरी बात समझें, रोज़ ही मेरा मतलब चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी। तो टेक्निकली बात मेरा ये है कि इट इज़ नॉट, दिस इज़, ये फैसला, मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा बिलाखिर हमें पेट्रोल डीजल को डीरेगुलेट करना चाहिए और गवर्नमेंट को इस पे अपना कंट्रोल ख़त्म करना चाहिए। और ये गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वो इसकी प्राइसेस रेगुलेट करती रहे या करती रहे। गवर्नमेंट को अपनी लेवी एक फिक्स करनी चाहिए, अपनी कस्टम ड्यूटी, अपनी चीज़ें फिक्स करनी चाहिए और मार्केट को ओपन छोड़ देना चाहिए। और अगर कोई ऑयल का कोई OMC सस्ता भी बेचना चाहती है तो उसे बेचने की इजाज़त होनी चाहिए। ओगरा को और डीरेगुलेट करना चाहिए, OMCs को अपनी मर्जी भी करने की इजाज़त होनी चाहिए सस्ता बेचने के लिए। लेकिन ये बेहतरीन वक्त नहीं था। वैसे तो OMCs ने भी कहा है कि उन्हें कैश फ्लो का, क्योंकि वो दूसरे मसाइल होंगे, लेकिन एक और बात भी है, ये जो ऑयल मार्केट है ना, ये भी सिर्फ 5 दिन चलती है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे तो ऑफ होती है। अब भी आपने जो रेट दिया है वो 3 दिन के लिए दिया है, क्योंकि मंडे को मार्केट खुलेगी तो आप रेट बनाएंगे, सैटरडे संडे तो आप रेट नहीं कर सकते, तो डेली तो नहीं होगा। इसका मतलब रेट सिर्फ 5 दिन होगा और 5वें दिन का रेट फिर 3 दिन के लिए होगा। बड़े मुश्किल है फैसले किए जा रहे हैं जो कि अवाम की तो जाहिर है मुफाद में नहीं है, और अवाम इससे बड़ी परेशान है। अवाम कह क्या रहे हैं आपको सुनवाते हैं और उसके बाद ब्रेक लेंगे। आगे महंगाई इतनी हुई हुई है, पेट्रोल का बोझान इतना हमारे पे बढ़ा दिया। गरीब आदमी पेट्रोल इतनी जल्दी बढ़ा देते हैं कि समझ ही नहीं आती ये कैसी गवर्नमेंट है, किस तरह की गवर्नमेंट आ गई है। हम तो बस मजबूर हो गए हैं, पेट्रोल के बगैर हम रह नहीं सकते, पेट्रोल डलवाना भी मजबूरी है और इतनी महंगाई में कहाँ से पेट्रोल डलवाएं। हर चीज़ महंगी कर देते हैं, गरीब आदमी के लिए बड़ी मुश्किल कर दी है। खुदारा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। गरीब आदमी बस भूखा रहे, कुछ ना ले, कुछ ना खरीदे, वो तो जी लेगा, नहीं तो ऐसे मर जाएगा। अगर आपका पेट्रोल बढ़ेगा ना तो महंगाई भी बढ़ेगी, गरीब बंदा कितने जाए। अब जिसकी 20,000 रुपया 25,000 रुपया सैलरी है ना, महंगा पेट्रोल, वो लीटर पेट्रोल डलवाएगा तो उसको 25,000 रुपये में से क्या बचेगा? कुछ बचत तो होगी। हुकूमत तो बस महंगा कर देती है, कभी सस्ता कर देती है। इनको एहसास ही नहीं गरीब बंदे का, गरीब बंदा घर का रोटी कैसे पूरी कर रही है, बच्चे कैसे पा रहे हैं, जो रेंट के मकान है वो कैसे गुजारा कर रहे हैं, और हुकूमत को इन चीज़ से कोई फ़र्क नहीं है। कल रात डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, ये हमारे आवाम का खून निचोड़ा जा रहा है। ये हमसे ही निकाल रहे हैं, खुद के ऊपर लगा रहे हैं। जब इन्होंने कम करना हो तो 1 रुपये कह के कम करते थे कि 1 रुपये कम कर दिया, जब बढ़ाना तो सिर्फ 12 रुपये, सिर्फ 12 रुपये बढ़ाया। जहाँ से मैं आता हूँ, पढ़ने जाता हूँ, वहाँ मेरा 1 लीटर पेट्रोल लग जाता है, 312 रुपये था। इतना मेरा अब्बू जो है वो इतना कमाता ना हो, सही, जितना मैं फ्यूल में खर्च कर देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ना स्टडी करें। मेरे नवाज साहब से मेरी गुजारिश है कि ज़रा जो है फ्यूल को कम किया जाए। बहुत महंगाई हो गई है, रातों रात पेट्रोल महंगा कर दिया है। इतनी महंगाई दे जिन्नी तनख्वाह 30,000 रुपये तनख्वाह महीने दी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਏ ਜਾਂ ਘਰ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਈਏ। बहुत परेशान है, बहुत महंगाई होगी भाई ना, आटा भी महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है। मजबूरी है, हुकूमत देखें क्या कर रही है, हमारे लिए कोई सोचेगी। महंगाई का तो दौर है, जाहिर बात है, पेट्रोल महंगा होता है, सारी चीज़ें महंगी होती हैं, पेट्रोल से सारा सिस्टम चल रहा है, महंगा हो रहा है। लेकिन आप ये देखें कि ये जब 400 रुपये हुआ तब भी लोगों ने डलवाया। असल में यहाँ पे बोलने वाला कोई नहीं है, सिस्टम को चेंज करने का कोई भी नहीं बोलता। खर्चा ही नहीं पूरे होंगे पे की कर सकते,
ਤੇ ਤੇਲ ਪਵਾ ਲਈਏ ਤੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਜੋਗਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਚੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਲਿਆਵੰਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਪੀਸ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਉਤਾ ਗਈ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਆਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਣੀ, ਘਿਓ ਚੀਨੀ दाल हर शे ही महंगी हो गई, घर चलता ही नहीं पिया। कोई एक इदारा, कोई एक चीज़ आपने कहीं छोड़ी हो कि कोई गरीब आदमी का कोई दिलासे के लिए, कोई सहूलत के लिए, कोई बेहतरी के लिए। पेट्रोल भी एक माफिया ही है ना। जब पेट्रोल जंग हुई तो अभी 28 दिन का पेट्रोल गवर्नमेंट के पास मौजूद था, उन्होंने फौरन पेट्रोल बढ़ा दिया। तो मैडम 28 दिन जो है वो अरबों रुपए के बनते हैं, और अब जब पेट्रोल सस्ता होना था तो वही अगले 30 दिन 45 दिन लिए। क्या है सब, मतलब इस कदर गुंडागर्दी। वेलकम बैक नाज़रीन। सूरत हाल ईरान और अमेरिका कशीदगी की 7 रोज़ से मुसलसल 7 रोज़ से अमेरिका की तरफ से ईरान को अटैक किया जा रहा है, और ईरान की तरफ से भी अपने डिफेंस में अमेरिका के जो अड्डे हैं, अमरीकी अड्डे, उनको जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। ओमान में हो, कुवैत में हो, बहरीन में हो, इस वक्त अटैक जारी है, कशीदगी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हमें पीस एग्रीमेंट जो है वो अब कहाँ खटाई में पड़ता नज़र आ चुका है। जो 40 ममालिक हैं वो भी परेशान है कि सूरत हाल किस तरफ जाती नज़र आएगी। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से ही ईरानी फ़ौज ने यह दावा किया है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर मज़ीद हमले किए तो जंग का रुख तब्दील भी हो सकता है। अब किसकी तरफ उनका इशारा है, इसी पर बात करेंगे। मुज़म्मिल साहब तो स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है, जबकि एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम चिश्ती साहब, क्या हाल है? चिश्ती साहब, मुश्तबा खामनाई साहब के मुशीर ने कहा 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर 3 दिन में अमेरिका ने अपना एग्रेशन ख़त्म ना किया तो लड़ाई एक बहुत भयानक दौर में दाखिल हो जाएगी। अब ये उनके सुप्रीम लीडर का अल्टीमेटम है 3 दिन का। तो आप क्या देख रहे हैं? 3 दिन में अमेरिका बमबारी रोक देगा, या आज वैसे ही हमने पानी के प्लांट्स पर अटैक्स तो देख ही लिए हैं, कुवैत में 2 पानी के प्लांट उड़े हैं, ईरान में भी, तो 3 दिन बाद आपको क्या नज़र आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब और सना, आपने इनवाइट किया है। देखिए, जो पानी और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स की जंग है, ये तो मैंने पिछले 40 दिन की जब हुई थी उस वक्त भी अर्ज किया था कि ये बहुत सबसे खतरनाक होगी, खासतौर पर मिडल ईस्ट के ममालिक और इवन ईरान के लिए भी। ईरान की तो उस तरह पानी की डिपेंडेंसी समंदर के पानी पे नहीं है, लेकिन ये जो जीसीसी और अरब ममालिक हैं, मोस्टली इनकी डिपेंडेंसी है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट वाटर लॉक्ड है, इनको एक्सेस नहीं है कई मुल्कों को डायरेक्ट समंदर की उस तरह, तो ये पानी पे डिपेंडेंट ही है, समंदर के पानी पे। तो उनको डिसैलिनेशन प्लांट लगे हुए हैं, उन प्लांट्स को ज़ाहिर है बिजली घर चलाते हैं। तो मैंने जब स्टडी किया था तो मेरे काउंट हुआ कि तकरीबन 716 वाटर डिसैलिनेशन प्लांट हैं अलॉन्ग ऑपोजिट टू द कोस्ट, जहां ओमान और यूएई ये कोस्टल एरिया जो है, और तमाम के तमाम ज़ाहिर है इसलिए तो नहीं बनाए गए थे कि यहाँ पर हमले होंगे कभी, ये तो अनफोर्सीन था। इन 716 में से मोस्टली यूएई को, कुवैत को, कतर को, सऊदी अरब को ये पानी जाता है। आप हैरानगी बात यह है कि इनको, क्योंकि ईरान ने, आपको याद होगा पिछले 40 दिन की जब जंग हुई थी तो अमेरिका ने हमले किए थे ईरानियन कुछ वाटर डिसैलिनेशन वाटर प्लांट्स पर और बिजली घरों पर, और फिर इजराइल को रोक दिया था अमेरिका ने कि ऐसा ना करो, क्योंकि मुझे लगता है उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि अगर ये इजराइल ने जारी रखे हमले ईरान पर तो ईरान रिटेलिएट करेगा इन 716 जो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट है। अब उनकी कॉन्सिक्वेंस क्या है, वाटर डिसैलिनेशन की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये वाटर डिपेंडेंट है तमाम अरब ममालिक उन पर। जो खौफनाक बात यह है कि यूएई के पास तकरीबन 40 दिन का स्टॉक करने का कैपेबिलिटी है, बाकी तमाम जो अरब ममालिक हैं 4 से लेकर 7 दिन तक उनके पानी की स्टोरेज की कैपेबिलिटी है। तो इमेजिन करें मिडल ईस्ट कैसा भयानक मंजर होगा जिसके अंदर पानी ना हो, होटलिंग है, टूरिज्म है, एयरलाइन इंडस्ट्री तो पहले ही बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुई है और बिजनेस भी स्टैंड स्टिल ऑलमोस्ट हुआ हुआ है। लेकिन आने वाले वक्तों में अगर ये पानी की जंग शुरू हुई, जिसको वाटर डिसैलिनेशन को मैं कह रहा हूँ, वो ईरान को बहुत फायदा देगी और खास तौर पर अरब ममालिक को बहुत नुकसान देगी और लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी। और आखिरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, इसी वजह से अरब ममालिक जरूर चाहते हैं कि ईरान को कटेल किया जाए, लेकिन वो इस हद तक एस्केलेशन नहीं चाहते, क्योंकि आपने देखा डिस्ट्रक्शन जो मैनिफेस्ट हो रही है वो तमाम अरब ममालिक के खिलाफ ही ज्यादातर ईरान कर रहा है। पर आपको 3 दिन बाद क्या लगता है, सारे पानी के प्लांट ईरान उड़ा देगा? 3 दिन बाद ईरान क्या करेगा जब उसने अल्टीमेटम दिया है? आई थिंक वो प्रोग्रेसिवली एस्केलेट करेगा मुजम्मिल साहब। वो प्रोग्रेसिवली एस्केलेशन का मतलब ये नहीं कि एक दिन जाएगा और 7 से 16 तबाह कर देगा, वो बेसिकली हीट देगा। वो बुनियादी तौर पे उनके लिए
कॉन्सिक्वेंशियल ज्यादा महंगी कर देगा। दैट मींस जी, वो प्रोग्रेसिवली लेडर ऑफ एस्केलेशन को बढ़ाएगा। बिजली घरों को हमला करेगा तो उनको मैसेज चला जाएगा, क्योंकि डिसैलिनेशन प्लांट बंद होना शुरू हो जाएंगे। और ये जाहिर है वो समझता भी यही है कि जितनी मैं ज्यादा एक एस्केलेशन बढ़ाऊंगा उतना ही ज्यादा अमेरिका पीछे हटेगा। लेकिन ये बाज दफा बैकफायर भी कर जाती है, और एक तरफ सुपर पावर है, उस पर अलहदा सवाल में हम बात कर सकते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट पर कितना प्रेशर है, उन पर क्या ऑब्लिगेशन है कि उन्होंने हिट बैक करना है। वो बड़ा मेयर्ड रिस्पॉन्स ईरान को करना पड़ेगा, बिकॉज सिर्फ हमले कर देने से मुझे नहीं लगता कि ईरान इतनी स्ट्रेट वन स्ट्रैटेजी से अपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर पाएगा। उसमें बहुत ज्यादा प्राइस। सबकी ये राय थी कि अगर अब अमेरिका ने अटैक किया तो वो इतना ज़बरदस्त करेगा कि इट वुड बी हिट एंड रन। वो 2-3 दिन में इतना अटैक कर देगा कि उसके बाद वो ख़त्म कर देगा। अब किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि अब कोई लंबी लड़ाई, अमेरिका जो है फिर 1 महीने की लड़ाई लड़ने आ रहा है। सबका ख्याल था कि अब तो बहुत शॉर्ट स्पैन होगा अगर अब हुआ, लेकिन अब हम 7 दिन बाद भी देख रहे हैं कि अमेरिका को कोई डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले। तो इसका मतलब है कि अमेरिका के पास सेकंड टाइम में भी कोई प्लानिंग नहीं थी, और अभी भी ईरान एक लंबी लड़ाई सस्टेन कर सकता है, या अब ईरान लंबी लड़ाई सस्टेन नहीं कर सकता इसलिए अल्टीमेटम दे रहा है। देखिए मुजम्मिल साहब, मेरा मानना यह है कि जो प्राइम टारगेटिंग थी सारी ईरान की, वो ऑलरेडी हिट हो चुकी है। तकरीबन 20,000 के करीब टारगेट्स, इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मिलिट्री कंपाउंड, उनके हार्डवेयर, उनकी स्टोरेज फैसिलिटी, उनके रॉकेट लॉन्चर को 20,000 टारगेट किए गए। तो ईरान के पास बहुत कुछ खोने को है नहीं। अब ऊपर से ऐड कर लें वो एक न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस उनका, जो उन्होंने 40 दिन जंग सस्टेन की, एक न्यू फाउंड जो उनकी पैट्रियोटिज्म है, जो उन्होंने आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे पे देखा, तो वो उनको शायद एक इंस्टिगेट कर रहा है कि वो सस्टेन करें जंग के। और वो समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ज्यादा कॉर्नर हुए हुए हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ज्यादा कॉर्नर हुए हों। उनके जो 43 जहाज और मिसाइल तबाह हुए थे, अभी भी उनके पास 6,500 जहाजों की सपोर्ट एयरक्राफ्ट की, इलेक्ट्रॉनिक और एयर टू एयर रिफ्यूलर की नंबर है। तो मेरा ख्याल ये है कि ईरान को ये देखना पड़ेगा कि लेडर ऑफ एस्केलेशन इस वक्त उसको शॉर्ट टर्म में लगेगा कि शायद वो फतह हासिल कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका की अभी भी बहुत ज्यादा कैपेसिटी है कि उसको न्यूट्रलाइज कर सके, ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सके। ईरान के पास खोने को बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है रह नहीं गया। सस्टेन करना और थी बात, लेकिन प्रोलॉन्ग करना, और अमेरिकन इस जो मिलिट्री माइट है, जाहिर है अमेरिकन प्रेसिडेंट पर भी बहुत बड़ा प्रेशर है, इंटरनली भी, नेतन्याहू का भी, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और स्टॉक एक्सचेंज का भी, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप चाहेंगे, आप जिस तरह कह रहे हैं कि शॉर्ट एंड क्रिस्प हो और प्रोलॉन्ग जंग ना हो। ये आने वाले वक्त बताएंगे कि ईरान की ये स्ट्रैटेजी कामयाब है। खास तौर पर जो उन्होंने ईरान ने मिडल ईस्ट के ममालिक पर हमले शुरू कर दिए हैं, ये मेरा ख्याल है ये टाइम था ट्रस्ट डेफिसिट को कवर करने का, एक ब्रिज करने का, अपना गैप जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो एतमाद खोया उन्होंने। लेकिन अगर ईरान ने कंटिन्यू किया तो मुझे लगता है एक और नया प्रेशर ईरान पर होगा, और एलिमेंट ऑफ सिंपैथी जो है ईरान की तरफ कम होता जाएगा लोगों का। पर देखें आज के दिन तक भी स्टेट ऑफ हुर्मुज पे तो ईरान का कंट्रोल है ना। 7 दिन की बमबारी के बाद भी अमेरिका स्टेट ऑफ हुर्मुज पे तो अपना 10% कंट्रोल भी नहीं रख सका। आज भी अगर वो कोई जहाज गुजारने की कोशिश करता है तो ईरानी उसको निशाना बना लेते हैं। ईरान ने अपनी साइड से ज़रूर 7 और जहाज गुजार के दिखाए हैं कि हमारी वाली साइड से आप गुजार सकते हैं, दूसरे से गुजरने। तो अगर ये स्टेट ऑफ हुर्मुज का कंट्रोल ईरान अपने पास एंड तक रखता है तो फिर विनिंग ट्रॉफी तो स्टेट ऑफ हुर्मुज है। मुजम्मिल साहब, एंड तक रखना भी एक रिलेटिव टर्म है। देखिए, एक तरफ उसको बड़ा फायदा नजर आ रहा है इकोनॉमिकली। जब ये जंग नहीं दोबारा एस्केलेट हुई थी तो आपको याद होगा ईरान ले रहा था तकरीबन 2 मिलियन पर शिप ले रहा था। उस वक्त तकरीबन 50 शिप रोजाना गुजर रहे थे। अगर एस्टिमेट लगाएं तो ये $100 मिलियन बनता है एवरी डे ईरान की अर्निंग उस वक्त। और अगर आप इसको साल पे स्प्रेड करें तो ये तकरीबन $36 बिलियन बनता है। अगर 36 बिलियन का इंसेंटिव ईरान को नजर आता है, बहुत बड़ा इंसेंटिव है। लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की प्राइस क्या है। एक क्वेश्चन मैं अर्ज करता चलूं मुजम्मिल साहब, देखिए बुनियादी तौर पर जितना अट्रैक्टिव ईरान को लग रहा है स्टेट ऑफ को होल्ड करना, अमेरिका सुपर पावर और मिडिल ईस्ट के ममालिक को भी उतना ही अट्रैक्टिव लग रहा है इसको खुलवाना। तो दैट मीन्स एक आपने ऐसी चीज हाथ में पकड़ी हुई है जिस पर सारी दुनिया की नजर है। एक और चाहता है ईरान, मुझे लगता है कि वो चाहता है कि एक बफर जोन के तौर पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को इस्तेमाल करे। बफर जोन का मतलब यह है कि आने वाले वक्तों में जब भी कोई थ्रेट राइज हो तो ईरान के पास वार्निंग होनी चाहिए कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है और उसकी मर्जी। लेकिन देखना ये पड़ेगा, मुझे लगता है कि ईरान के अंदर ये आई एम श्योर सैनिटी प्रिवेल करेगी कि लॉन्ग टाइम शायद दुनिया अप्रूवल ना करे।
क्योंकि उस पर अलहदा हम डिस्कस कर सकते हैं कि जब ये अगर दुनिया मान लेती है स्टेट ऑफ हॉर्मोज, तो फिर तो हर कनाल सुएज भी होगा, बॉस्फोरस पहले ही है, बाबुल नहीं, मंदब भी दुनिया का होगा। मानना जरूरी नहीं, वो तो ईरान तो डंडे से मनवा रहा है ना, ईरान उसके लिए जंग लड़ रहा है, ईरान उसके लिए तबाही बर्दाश्त कर रहा है। ईरान तो स्टेट ऑफ हॉर्मज को छीनना चाहता है दुनिया से, जंग से, कोई वो मुफाहमत से तो नहीं लेना चाहता। नहीं तो दुनिया भी तो देखे बार्गेन करके नहीं छुड़वा रही ना, ये तो एंगेजमेंट करके ही, इंसेंटिवाइज करके ही छुड़वाना पड़ेगा। मिलिटरीली कब तक वो सस्टेन करता है, ये तो मैं एक दफा पहले भी शायद आपके प्रोग्राम में अर्ज किया था कि ईरान को जब भी प्रेशर डाला गया है, आज नहीं, रोनाल्ड रेगन के जमाने से जब डाला गया था, प्रेसिडेंट रोनाल्ड ने जब प्रेशर डाला था तो उस वक्त इन्होंने अपना हिजबुल्ला कायम की थी। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट क्लिंटन ने बहुत प्रेशराइज किया इनको, तो उस वक्त इन्होंने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया था। उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश जिसने इसको कहा था ये एक्सेस ऑफ ईविल है, जब उन्होंने प्रेशर डाला तो इन्होंने अपना क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दिया और उन्होंने एक्सेस ऑफ ईविल भी कहा था इसको। प्रेसिडेंट ओबामा ने सिर्फ एक डेटरेंस क्रिएट करके JCPOA साइन करवाया था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 1 साल के अंदर नहीं, 8 महीनों में दूसरी दफा हमला कर दिया, तो आया टेक ऑफ ट्रॉफी। प्रेसिडेंट ट्रंप का वही बयान पढ़ लें जब उन्होंने कहा था 4 से 6 हफ्ते में खत्म कर दूंगा जंग। पहले उन्होंने कहा था शॉर्ट होगी, फिर 4 से 6 हफ्ते हो गए, आज ऑलमोस्ट 150 दिन होने वाला है जब से वो थ्रेट लॉन्च हुई है। तो आई थिंक उनको ये देखना पड़ेगा कि ये एंगेजमेंट से ईरान से आप छुड़वा सकते हैं या इतनी बड़ी प्राइस दुनिया देने को तैयार है, और मोस्टली तो अमेरिका ने फिर प्राइस देनी है जिसने स्टेट ऑफ हॉर्मज बंद करवाया है, या ईरान को एक न्यू फाउंड लीवरेज खुद अटैक करके मुहैया किया। एक कुछ लोग कहते हैं अमेरिका बमबारी करे और वापस चला जाए, बाकी अरब जाने और ईरान जाने। कॉन्फ्लिक्ट तो अमेरिका के अपने अंदर भी है। ये कहना बड़ा सिंपल है मुजम्मिल साहब, वजह ये है कि देखिए ईरान इस हद तक कमजोर भी ये GCC के ममालिक नहीं चाहते कि एक बिल्कुल ऑलमोस्ट इनकैपेसिटेटेड हो जाए। क्यों? क्योंकि फिर इजराइल डोमिनेंस हो जाएगी इस एरिया में। अगर ये डिटरेंस रहती है तो अमेरिकन चाहे सिंबॉलिकली हो या वैसे हो, अगर ईरान स्ट्रेंथन्ड है तो ये रास्ता रोकता है एक ग्रेटर इजराइल का। लेकिन अगर किसी वजह से ईरान कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, खुदा न खासा शाह ईरान के बेटे की हुकूमत आ जाती है, तो वो किस तरह का मिडिल ईस्ट होगा, जरा वो भी विजुलाइज करें। वो अरबों को कबूल है? वो बिल्कुल कबूल नहीं है। तो इस वक्त रिएक्शन डिलेमा देख रहा हूं मैं अरबों के अंदर। एक तरफ वो चाहते हैं कि ईरान कमजोर हो, लेकिन वो इतना कमजोर ईरान को नहीं देखना चाहते कि फिर यहाँ पे कुछ और आ जाए और उनके नेबरहुड में इजराइल बैठ जाए और अमेरिका आकर बैठ जाए, तो वो किसको कबूल होगा? और जाहिर है एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पूरे खित्ते के लिए हो जाएगा। अब हमने देखा कि उन्होंने बंदर अब्बास पे या उनकी कोस्टल साइड पे तो बहुत बम्बार्टमेंट की है, और फिर उन्होंने वो पुल वगैरह तोड़े हैं जो साउथ ईरान को मेन ईरान लैंड के साथ मिलाते हैं। आपको लगता है कि ये स्ट्रेटजी है कि साउथ ऑफ ईरान को मेन ईरान लैंड से काट दिया जाए और फिर वो इस कोस्टल पे अपने ग्राउंड फोर्सेज डाल दे अमेरिका? ग्राउंड फोर्सेस मुजम्मिल साहब, मैं तो शुरू दिन से कन्विंस हूं कि बहुत ही एक्सपेंसिव ऑप्शन है, ह्यूमन लॉसेस के सेंस में ज्यादा, मिलिट्री ऑप्शन की निस्बत कम। देखिए जब आप फिजिकली ट्रुप्स उतारते हैं तो उन्होंने अपनी कोई फोटो शूट करके सोशल मीडिया पे नहीं डालनी होती, उन्होंने वहां पे अपने आप को रीग्रुप करना होता है, और उससे पहले आपको इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, सारा नेटवर्क चाहिए होती है, कितनी रेजिस्टेंस मिलेगी वो होता है। जब ट्रुप्स आप ड्रॉप करते हैं, जो ड्रॉप करेगा जो कि अमेरिका है, उसको कम्युनिकेशन चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, लॉजिस्टिक चाहिए, असला चाहिए, और जैसे मैंने कहा रियल टाइम लोकेशन के कहां से डिफेंसेस उनको अटैक करेंगे वो न्यूट्रलाइज करें। उसके बाद आपने वो मैकेनिज्म टेक ओवर करना है। फॉर एग्जांपल खार्ग आइलैंड की अक्सर बात करते हैं तो दुनिया 90% ऑयल ईरान का वहां से जाता है, तो उस 90% को चोक करने के लिए आपको सस्टेन कैपेबिलिटी चाहिए कि आपने वो संभाल लेना है कंट्रोल। तो इस दौरान ईरानी सामने कोस्ट पे बैठे हैं 12-14 किलोमीटर पे, तो वो अपने ड्रोन क्या करेंगे? लॉन्च नहीं करेंगे अपने, वो अपने ही खार्ग आइलैंड को तबाह करना शुरू कर देंगे, फिर ईरान ट्रैप हो जाएगा और ईरान ट्रैप करने में कामयाब हो जाएगा अमेरिका को। तो प्राइस टैग मुझे लगता है बहुत ज्यादा है। अमेरिकन बॉडी बैग्स उठाने के आदी नहीं होते। आपको याद होगा ऑपरेशन ईगल क्लॉ, याद होगा अप्रैल शायद 1981 में हुआ था जो जिमी कार्टर ने लॉन्च किया था। वो अपने उन्होंने हॉस्टेजेस रेस्क्यू करवाने थे, 52 जो इन्होंने एम्बेसी के लोग पकड़ लिए थे इनकलाब के बाद। तो वो ऑपरेशन बुरी तरह नाकाम हुआ था, सिर्फ 8 अमेरिकन मारे गए थे और हेलीकॉप्टर तबाह हुआ था, एक C-130 टकरा गया था। उसी साल इलेक्शन हार गए थे जिमी कार्टर, सेकंड टर्म नहीं जीत सके थे, और कहा जाता है कि सबसे बड़ी वजह यही थी। तो अमेरिकन जहां तक ऑयल प्राइसेस और दूसरी महंगाई है वो तो ले रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो कैजुअलिटीज लेने की पोजीशन में है। और ऐसी जंग जो अब कंक्लूड हो चुका है कि अमेरिका को डायरेक्ट ईरान कोई ऐसा थ्रेट नहीं था जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं, और अमेरिका के सपोर्ट के बगैर, उनके अवाम के सपोर्ट के बगैर। बहुत शुक्रिया आपका खालिद साहब। ब्रेक लेते हैं मुजम्मिल साहब, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन सर पर है। 27 जुलाई 2026 का दिन जैसे ही करीब आने वाला है, हम सूरत हाल देख रहे हैं कि हालात अभी भी आज़ाद कश्मीर में मामूल के मुताबिक बेहतर नहीं हुए हैं और ऐसे में साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास के काफ़िले पर फायरिंग की गई है और इसके नतीजे में एक गार्ड जाँ बहक हो गए। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ आज़ाद कश्मीर से सहाफ़ी हैं राशिद अली राशिद, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। राशिद शुक्रिया। मुज़म्मिल साहब, ओवर टू यू। राशिद साहब, कोई इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू हुई हैं, कोई कैंडिडेट्स अपने हलकों में आए हैं या एक डल इलेक्शन है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इलेक्शन की गेमा गेमियाँ जो है वो तो बिल्कुल शुरू हो चुकी हैं। एक कल जो एक वाक़या हुआ है, उस वाक़ये के बाद इस तरह का सिलसिला है कि इलेक्शन की सरगर्मी नहीं हुई है, लेकिन ये हुआ है, लेकिन अभी तक कंफर्म हुआ नहीं है कि ये वाक़या कैसे हुआ, कौन इसमें ज़िम्मेदार है। तो जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ पे आपको मालूम है जैसे कि 53 नशिस्तें हैं, जिनमें से वो 45 जो नशिस्तें हैं, 45 नशिस्तें हैं, उन पे बराह रास्त इंतख़ाबात हो रहे हैं और नशिस्तें हैं। इसमें महाजरीन की भी जो नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो महाजरीन आबाद हैं कश्मीर के, ये 12 नशिस्तें, इन पे पाकिस्तान के अंदर भी सरगर्मियाँ शुरू हुई हैं, जबकि जो होने वाले उम्मीदवार हैं उन्होंने अपनी सरगर्मियाँ शुरू कर। तो आपको क्या लगता है, अभी लोगों को कोई शक है कि 27 को इंतखाबात नहीं होंगे या आम वोटर को यकीन आ गया है कि 27 को इंतखाबात हो रहे हैं? नहीं, इंतखाबात के हवाले से तो अवाम पहले ही ज़हनी तौर पे तैयार हैं। उन्होंने तो इस वक्त जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपनी इंतखाबी सरगर्मी शुरू की हुई है, उससे तो अवाम की जो दिलचस्पी है वो बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही है। तो अवाम तो बिल्कुल तैयार है आपके लिए और अपना वोट पोल करने के लिए भी। ज़हनी तौर पे जो उम्मीदवार हैं, जो हैं, किसी भी उम्मीदवार ने कहीं मायूसी का इज़हार नहीं किया, बल्कि ये जो है वो जारी रखी हुई है। और ये जो बिलावल के इंतखाबी जलसे हैं, ये कैसे देखे जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर की कैंपेन में? ज़ाहिर सी बात है, इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हुकूमत ही उनकी है। उनके ही जो उम्मीदवार हैं ज़्यादातर पोजीशन इस वक्त रखते हैं। उनकी हुकूमत के अंदर उनकी बड़ी अमल दखल था। इस वजह से बिलावल साहब की जो जलसे हो रही है या जहाँ वहाँ पर जो कैबिनेट मीटिंग हो रही है, तो जो भी जिस तरह की उन्होंने अपनी इंतखाबी सरगर्मी जारी रखी हुई है, तो इससे तो ये पता चल रहा है कि पीपल्स पार्टी अच्छी पोजीशन में है। उम्मीद भी यही की जा रही है कि अगर अक्सरियत तो ना हासिल कर सकते, मखलूत हुकूमत के लिए पीपल्स पार्टी को जो है अच्छी बात हो। मुस्लिम लीग नून की क्या पोजीशन है इस वक्त आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में? मुस्लिम लीग नून जो है वो भी बाज़ हलकों में जो हलाके हैं, जिस तरह आ रही हैं रावलाकोट में, या उसके अलावा कुछ ऐसे हलके हैं जहाँ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो है वो अपनी अच्छी पोजीशन रखते हैं और ये वाज़ेह नहीं है कि वो अक्सरियत हासिल करेंगे, क्योंकि इस वक्त गो मगो की कैफियत है और इम्कान यही है कि ये दोनों जमातें जो हैं मुमकिन है कि 50-50 में कामयाब हो जाएंगी। मुस्लिम लीग नून, आईपीपी का भी क्या जोर है? कह रहे हैं आईपीपी ने बड़े कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, आईपीपी का क्या जोर शोर है? ये असल में इतना जोर शोर तो उनका भी है, जाहिर है पीटीआई का भी वहाँ पे ये भी जोर शोर है, लेकिन वोटर्स जो हैं वो सिर्फ उनको देख रहे हैं जब उनके सामने क़यादत आती है। तो ये क़यादत इस वक्त मुस्लिम लीग की भी और उसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी जो क़यादत है वो उस वक्त उनके दरमियान में मौजूद है और वो इंतखाबी जो जलसे उम्मीदवारों को हो रहे हैं, उन जलसों से भी ये वाज़ेह हो रहा है कि इस वक्त मुकाबला जो है वो मुस्लिम लीग नून का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से कौन आ रहा है इंतखाबी मुहिम चलाने? इधर से तो बिलावल हैं। मुस्लिम लीग नून के जो वहाँ पे अपनी क़यादत है वो भी वहाँ पे मौजूद है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आज वज़ीर आज़म जो है वो इधर
एबटाबाद का इलाका या मरी, वहाँ पे उन्होंने कुछ अपनी वहाँ पे कोई मीटिंग्स चल रही हैं और आजकल में ये किसी न किसी जानिब से वहाँ पे एंट्री डाली जाएगी और ये इम्कान है कि मुमकिन है कि मियां नवाज शरीफ साहब खुद उस इंतखाब से वो वहाँ पे जाएं और वो फैलाते हैं वहाँ पे। ये कल-ए-आज़म एक्शन कमेटी जो है वो तो इंतखाबात मुलतवी करवाना चाहती है। आपको लगता है धरने के साथ इंतखाबात भी हो जाएंगे या धरना ख़त्म हो जाएगा इंतखाबात से पहले? नहीं, धरने के हवाले से तो उनके जो काफ़ी मामलात थे वो तो मेरी मालूमात के मुताबिक वो तकरीबन तय हो चुके हैं, बकाया रह रही है, लेकिन वो भी जो है इस वक्त जो जॉइंट एक्शन कमेटी है वो भी ये इलेक्शन पे अंदाज नहीं होना चाहते। उनकी तरफ से भी ये सामने मालूमात सामने आ रही हैं, उसमें तो यही है कि वो चाह रहे हैं कि ये इलेक्शन होना चाहिए। उनके साथ क्या सेटलमेंट हो रही है, कुछ पता है आपको? असल में लॉकडाउन की वजह से आवाम को काफ़ी जो तकलीफ हुई है, ये गुज़श्ता 1.5 माह से जो अवाम है मैसूर होकर रह गई है, वहाँ पे किसी किस्म की ना तो कोई ट्रांसपोर्ट है, ना खाने पीने की इंतज़ाम है। ये अवाम को जो मुश्किलात पेश आ रही हैं, इन मुश्किलात की वजह से जो अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से बार-बार ये कहा गया है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वो अब उनके जो आला क़यादत के साथ हुए हैं, जिनमें मौलाना फजल रहमान साहब का नाम भी आ रहा है, मुज़ाकरात किए हैं और तक जो आइंदा का जो बहुत शुक्रिया राशिद अली राशिद साहब हमारे साथ बात करने का। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब आपका भी। मुझे सना नकवी को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।